तो आज हम चर्चा कर रहे हैं रदरफोर्ड सोडी के नियम अर्थात चरघातांक की 6 नियम या कहें रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। ठीक है, तो रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के बारे में सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से गहन अध्ययन किया था। ठीक है, और अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया था, जैसे विघटन का नियम या रदरफोर्ड या सोडी का नियम या चरघातांक की 6 नियम कहते हैं। और यह जो नियम है वह निम्न तथ्यों पर आधारित है। विघटन की प्रक्रिया एक नाभिकीय प्रक्रिया है, अर्थात उत्सर्जित होने वाले सभी विकिरण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। बाह्य ताप, दाब या रासायनिक संयोग का इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूर्णतः स्वचालित अभिक्रिया है। नंबर 2 तथ्य है, यह एक यादृच्छिक घटना है, अर्थात रैंडम इवेंट है। यह एक यादृच्छिक घटना, रैंडम इवेंट है। यह बताना मुश्किल है कि कौन सा नाभिक कब विघटित होगा। केवल प्रायिकता के सिद्धांतों के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 3 तथ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके जो विघटन की दर है उस समय अविघटित नाविकों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, अब हम उसको निकालेंगे रदरफोर्ड सोडी के नियम को। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 समय पर नाविकों की संख्या n0, t समय बाद नाविकों की संख्या विघटित होकर n रह जाती है। यदि dn परमाणु dt समय में विघटित होते हों तो t प्लस dt समय बाद नाविकों की संख्या n माइनस dn होगी। जो पॉइंट आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे शायद आपको याद हो गए होंगे, मैं एक बार इसको और दोहरा देता हूं कि सबसे पहला जो तथ्य क्या था रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है उसका, कि जो रेडियो एक्टिव विघटन की जो प्रक्रिया है एक नाभिकीय प्रक्रिया है, अर्थात जितने भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो सभी नाभिक से उत्सर्जित होंगे, चाहे अल्फा बीटा कण हो या गामा किरणें हो। और इस प्रक्रिया को अर्थात जो विघटन की प्रक्रिया है उसको बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब या रासायनिक संयोग के द्वारा इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह एक पूर्णतः स्वचालित अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो वो उसका विघटन हो रहा है, तो हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कौन सा नाभिक किस समय विघटित होगा, अर्थात कौन सा परमाणु कब विघटित हो जाए, हम उसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना हम उसका पता लगा सकते हैं। केवल प्रायिकता के सिद्धांतों के आधार पर उसका अध्ययन किया जा सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर
ध्यान दीजिए, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपलब्ध अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात जो विघटन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि उसमें नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी, तो आप सोचिए कि जो विघटन की दर है वो प्रारंभ में अधिक होगी और बाद में विघटन की दर है वो कम होती जाएगी, क्योंकि नाभिकों की संख्या समय के सापेक्ष कम होती जाएगी। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपलब्ध नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या क्या थी, n0। t समय पश्चात हम मान लेते हैं कि जो नाभिकों की संख्या है वो n रह जाती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि t प्लस dt समय पश्चात नाभिकों की संख्या क्या रह जाएगी, n माइनस dn, क्योंकि नाभिकों की संख्या निरंतर घट रही है। n प्लस dn नहीं लिखेंगे, n माइनस dn, क्योंकि नाभिकों की संख्या घट रही है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो dn परमाणु है वो dt समय में विघटित होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट के आधार पर इस रदरफोर्ड सोडी के नियम को प्राप्त करेंगे। विघटन की दर, और विघटन की दर क्या होगी, dn/dt। ठीक है, विघटन की दर। अब तुझे मैं एक चिन्ह और लगा रहा हूं माइनस का, क्यों, क्योंकि नाभिकों की संख्या समय के साथ कम होगी, इसलिए जो विघटन की दर है वो सतत रूप से कम होती जाएगी। तो माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि नाभिकों की संख्या समय के साथ कम होगी। तो माइनस dn/dt अर्थात विघटन की दर समानुपाती होती है उस समय, भाई dn परमाणु कब विघटित हुए थे, t समय पश्चात। तो t समय पश्चात अर्थात t समय पर नाभिकों की संख्या कितनी थी, अविघटित नाभिकों की संख्या n। तो dn/dt किसके समानुपाती होगी, n के। इस बात को ध्यान से भाई देखिए, dn परमाणु dt समय में विघटित हुए थे। ठीक है, अर्थात dn परमाणु जब विघटित हुए थे उससे पहले अविघटित नाभिकों की संख्या कितनी थी, n। तो ध्यान दीजिए तीसरे पॉइंट पर कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपलब्ध नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह या समानुपाती का जो चिन्ह है वो हटेगा, इसके स्थान पर एक नियतांक लाएंगे हम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। समीकरण 1 लिख देते हैं। यहां जो लैम्डा है वो एक नियतांक है जिसे हम क्षयांक डिके कांस्टेंट या विघटन नियतांक भी कहते हैं, या विघटन नियतांक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब जो हमने समीकरण 1 लिखा है उसको हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, dn, इसको नीचे लेके आइए, तो dn/n, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है। जब n यहां आ जाएगा तो dt यहां आ जाएगा, तो लैम्डा dt। ठीक है, अब इस समीकरण की दोनों जो साइड है उनका मैं क्या कर देता हूं, समाकलन। तो समाकलन के लिए इंटीग्रेशन। अब चूंकि लैम्डा आप जानते हैं नियतांक है, क्षयांक है, डिके कांस्टेंट है, इसलिए इसका तो समाकलन होगा नहीं, इसको बाहर रख लेते हैं हम और इंटीग्रेशन का चिन्ह हम dt से पहले लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट भी साथ, सुविधा के लिए हम लिमिट भी साथ साथ लगा देते हैं। आप देखिए कि प्रारंभ में अर्थात जब t बराबर 0 था तो नाभिकों की संख्या क्या थी, n0, क्योंकि देखिए इधर की साइड में क्या है, नाभिकों की संख्या है, और इधर को क्या है, dt अर्थात समय। तो जब t बराबर 0 था अर्थात प्रारंभ में नाभिकों की संख्या क्या थी, n0। जब समय t हो गया तो t बराबर t पर अर्थात समय t पर नाभिकों की संख्या क्या थी, क्या मानी हमने, n। ठीक है, अब हम जानते हैं कि dn/n, अब हम जानते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log x। ठीक है, तो अब देखिए x के स्थान पर क्या है ना, n, तो 1/n अर्थात x और dx, तो log x, और log x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, n। तो क्या लिखूं मैं कि log n
ये इसका हुआ। अब इसकी जो लिमिट है वो लगा देते हैं। लिमिट क्या है भाई, n और ये n0 बराबर माइनस लैम्बडा, और dt का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, t, लिमिट लगा देते हैं t टू 0 या 0 से t। अब देखिए हम जानते हैं कि पहले की जो लिमिट है उसको n के स्थान पर रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम कि log n माइनस, अब n के स्थान पर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट को, तो log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, तो पहले t के स्थान पर t माइनस t के स्थान पर 0, ठीक है। अब इसको हम सरल करते हैं, देखिए यह क्या है भाई कि log n माइनस log n0 बराबर माइनस लैम्बडा t माइनस 0 क्या होगा t, तो बराबर माइनस लैम्बडा t। अब देखिए हम जानते हैं लॉग के नियम से कि अगर दो संख्याएं माइनस में हो तो वो बटे में आ जाती है, पता है ना आपको लॉग के नियम से। हम जानते हैं कि log x माइनस log y इज इक्वल टू क्या होता है, log x अपॉन y, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं एक साथ कि log n अपॉन n0, ध्यान रखें जो माइनस वाली संख्या होती है वो हर के रूप में आती है, बराबर माइनस लैम्बडा t, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की log को हटाना चाहूं तो इधर की जो संख्या है दूसरी साइड की संख्या कहां आ जाती है, e की घात के रूप में आ जाती है। ध्यान रखें अगर किसी पक्ष की मुझे log हटानी है, ये एक नियम है आपको मेमोराइज करना है, अगर किसी पक्ष की मुझे log हटानी है तो दूसरी पक्ष की संख्या को e की घात के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए log हट गया n अपॉन n0, ठीक है, बराबर इधर की जो पक्ष की संख्या है वो कहां जाएगी, e की घात के रूप में, अर्थात e की घात माइनस लैम्बडा t। बचपन कर दीजिए, तो जो नियम आया n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्बडा t, और ये जो नियम है यही नियम जो है वो रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय नियम कहलाता है भाई। तो इस नियम से क्या सिद्ध हो रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिकों की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप में कम होती जाएगी। इसको मैं लिख देता हूं, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिकों की संख्या या परमाणुओं की संख्या एक ही बात है, समय के साथ चरघातांकी रूप में कम होगी। ठीक है, और इसी कारण इस नियम को चरघातांकी क्षय नियम अर्थात एक्सपोनेंशियल डिके लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो समीकरण है n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्बडा t, इसको क्या बोलते हैं, चरघातांकी क्षय नियम या रदरफोर्ड सोडी का नियम। हाँ, चलते चलते मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर ग्राफ की बात करें, अगर देखिए ध्यान से समझ लें थोड़ा, यदि x अक्ष पर मैं समय को लूं, ठीक है, और y एक्सिस है, इस पर अगर मैं लूं अविकृत नाभिकों की संख्या, इसको देखिए अविकृत नाभिकों की संख्या, अविकृत नाभिकों की संख्या, ठीक है, इसको लें। देखिए ध्यान से कि जब समय t बराबर 0 था अर्थात प्रारंभ में नाभिकों की संख्या क्या थी, मैक्सिमम कितनी, n0, और जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे नाभिकों की संख्या चरघातांक के रूप में कम हुई विघटन के कारण। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ध्यान रखें आप इस स्लोप को, ध्यान रखें इसको इस लाइन से मिला ना दें। मिलाने का तात्पर्य क्या होगा कि अगर इस लाइन को अगर हम x अक्ष से मिला देंगे तो उस समय नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, और हम जानते हैं कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अनंत काल में ही जाके पूर्ण रूप से विघटित हो सकता है।
ठीक है, इसको ध्यान रखें। और एक चीज और बता दें कि हम अर्धायु काल जब आपको बताएंगे, अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिकों की संख्या घटकर अर्थात विकटित होकर आधी रह जाती है, तो समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायु काल कहते हैं। उसको कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। तो देखिए प्रारंभ में नाभिकों की संख्या क्या है, n0, तो अर्धायु काल पर नाभिकों की संख्या इसकी आधी अर्थात n0/2 हो जाएगी। तो यहाँ n0/2 मान लेते हैं, n0/2। तो देखिए इसके संगत यहाँ ग्राफ पर लंब डालिए और इसके संगत समय निकालिए। तो ये जो समय आएगा, समय वाला बिंदु है t अर्थात कैपिटल T, ये अर्धायु काल को व्यक्त करेगा।